नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग। साथियों, आज हम बात करेंगे अर्वाचीन कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ में शेयर करेंगे। यदि आपने हमारे पहले की क्लास ज्वाइन नहीं की है तो इससे पहले जहां तक मेरा ख्याल है 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। निश्चित रूप से पूरी की पूरी श्रृंखला से जुड़ने की आप कोशिश कीजिए। हमारे राजस्थान से संबंधित या फिर अर्वाचीन कवियों से संबंधित जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा से संबंधित बहुत से कवि जो अलग अलग स्टेट्स में लगे हुए हैं, उन सभी को लेकर के एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहले यदि हम प्रश्नों की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने कहा कि अर्वाचीन कवियों से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृत के मूर्धन रचनाकार नामक कृति के अंश हैं। निश्चित रूप से सारी की सारी चीजें आपको काम आने वाली है। तो देखिए, आइए सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हालावाद और चार्वाक दर्शन से संबद्ध विषय वस्तु किस कृति में है? क्वेश्चन को एक बार मैं दोहरा रहा हूं। हालावाद और चार्वाक दर्शन से संबद्ध जो विषय वस्तु है, वो इनमें से 4 कृतियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनमें से कौन सी कृति से संबंध है? अब सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि भैया हालावाद होता क्या है। ठीक है, यदि आप हिंदी की थोड़ी सी परंपरा को जानते हैं तो निश्चित रूप से आप हालावाद दर्शन से परिचित होंगे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जो हालावाद था, जो मौज मस्ती का जीवन था, जो फक्कड़ प्रवृत्ति थी, और उसी से संबंध यदि हम बात करें चार्वाक दर्शन की, तो चार्वाक दर्शन का सीधा संबंध उसी से। यदि आप षड दर्शन आस्तिक दर्शन को जानते हैं, यदि आप त्रिदर्शन नास्तिक दर्शन को जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जो चार्वाक दर्शन है वो सुखवादी दर्शन है। केवल और केवल वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो विचार करता है, भूत भविष्य की परवाह नहीं करता। तो सवाल पूछा गया कि इसमें से हालावाद और चार्वाक दर्शन से संबद्ध जो है वो कृति कौन सी है? पहली कृति आपको दिखाई दे रही है शिव पुष्पांजलि, बी मतलहरी, सी हरनाम अमृत, और जो अंतिम चौथी कृति है वो हमारे विद्याधर नीति रत्न। ठीक है, तो यदि आपको मैंने बताया कि यदि आप हालावाद की प्रवृत्ति को जानते हैं, हालावाद के साथ साथ यदि आप ये जानते हैं कि चार्वाक क्या होता है, तो इन 4 कृतियों में निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कृति हमारी है, ठीक है, जिसका इसका उत्तर है, तो वो कृति हमारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मतलहरी। मतलहरी, ठीक है, क्योंकि इसमें मूल रूप से दिखाई दे रहा है कि मदमस्त जीवन आपका जो है उससे संबंधित कृति है। तो आपको केवल ये ध्यान नहीं रखना है कि ये मतलहरी इसका आंसर है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो मतलहरी कृति है ये आखिर किन की है। ठीक है, ये शिव पुष्पांजलि नामक जो कृति है ये किन की है, हरनाम अमृत नामक जो कृति है ये किन की है। सारी चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विद्याधर शास्त्री की प्रथम कृति कौन सी है? एक बार रिपीट कर देता हूं कि विद्याधर शास्त्री की जो प्रथम कृति है वो कौन सी है? 4 कृति आपको दिखाई दे रही है, मतलहरी, हरनाम अमृतम, सी यदि आपको देखते हैं तो शिव पुष्पांजलि, और इसके बाद चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन 4 विकल्पों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बनता है, ठीक है, सवाल पूछा गया कि विद्याधर शास्त्री की कृति इनमें से कौन सी है? हमने बताया कि जो भी कृति आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है उस कृति के बारे में आपको ये देखना है कि ये कृति जो है वास्तव में मतलब इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यदि आपके इसके सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शिव पुष्पांजलि। ठीक है, शिव पुष्पांजलि इसका उत्तर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि साहित्य अर्णव की उपाधि से किस मूर्धन रचनाकार को नवाजा गया है? मतलब इनमें से कौन से मूर्धन रचनाकार को साहित्य अर्णव की उपाधि से नवाजा गया है? कौन से मूर्धन रचनाकार को साहित्य अर्णव की उपाधि जो है वो मिली हुई थी? इनमें से 4 विकल्प यदि आपको देखें तो पहला विकल्प आपको दिखाई दे रहा वीरागवन, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मानंद शर्मा, पंडित वृद्धिचंद शर्मा, और चौथा विकल्प श्री पद्म शास्त्री। ठीक है, 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सवाल पैदा होता है कि साहित्य अर्णव, तो मैंने कहा कि यदि आप मूर्धन रचनाकार को जानते हैं कि इनमें से किसको साहित्य अर्णव की उपाधि दी गई है, साहित्य अर्णव उपाधि होती क्या है, यदि थोड़ी सी पृष्ठभूमि, थोड़ी सी रूपरेखा को आप उनमें से यदि भली भांति जानते हैं तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर भी आपको पता होगा कि इसका जो सही उत्तर है वो है वृद्धिचंद शास्त्री। ठीक है, वृद्धिचंद शास्त्री जो है उनको साहित्य अर्णव की उपाधि दी गई। बहुत महत्वपूर्ण काम वृद्धिचंद शास्त्री ने किया। केवल यही सवाल नहीं, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वृद्धिचंद शास्त्री की अन्य कृतियां कौन सी है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, जन्म का समय कौन सा है, कहाँ इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ के ये रहने वाले थे, किस राजा के सानिध्य में यदि थे तो कौन से राजा के सानिध्य में ये काम करते थे, सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। केवल एक प्रश्न नहीं कि वृद्धिचंद शास्त्री आंसर हो गया, उसके साथ साथ और विकल्प हमें लेकर के चलने, सारे प्रश्नों की हमें समीक्षा पर ध्यान करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि उमा नामक कृति को किस कोटि में रखा गया है।
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार, इनमें से उमा नामक जो कृति है उसको कौन सी कोटि में रखा गया। विभिन्न कोटियां होती है साहित्य की, हम जानते हैं भाई, वो उपन्यास है, वो खंड काव्य है, वो नाटक है, वो आख्यायिका है। यानी यदि सवाल पूछा गया है कि उमा नामक जो कृति है भाई उपन्यास की कोटि में आती है, नाटक की कोटि में आती है, खंड काव्य की कोटि में आती है, या आख्यायिका की कोटि में आती है। अब आपको ये पता है कि उपन्यास कौन से रचनाकार ने कौन से उपन्यास लिखे, किन रचनाकारों के द्वारा नाटक लिखे गए। प्राचीन नाटक तो आप भली बात ही जानते हैं कि भाई ये कालिदास का नाटक है या अन्य रचनाकार का नाटक है। हम अर्वाचीन कवियों की बात कर रहे हैं। अर्वाचीन कवियों से संबंध यदि आपके पास मटेरियल है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो हमारी पुस्तक के लिए आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहां तक संभव हो सकेगा हम आप तक अपनी पुस्तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर, सही विकल्प आपको दिखाई देगा, वो आपको विकल्प दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, आख्यायिका। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आख्यायिका होती क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कथा होती क्या है। इन सारी चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि चंद्रमौली किस कृति का नायक है, ठीक है। चंद्रमौली हमारा नायक है, और ये सवाल पूछा गया कि चंद्रमौली जो है इनमें से कौन सी कृति का नायक है। तो यदि आप किसी कृति को, मैंने बताया कि बहुत बारीकी से आप जानते हैं, किसी कृति के यदि आपने आकलन किया है, किसी कृति के यदि आपने उसके कथानक को देखा है, उसके कलेवर को देखा है, तो नायक नायिका से तो आप भली बात ही परिचित है। मैं अभिज्ञान शाकुंतल की बात करता हूं तो आपने रट रखा है भाई, शकुंतला जो है वो अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है, दुष्यंत जो अभिज्ञान शाकुंतल के नायक है। क्यों? क्योंकि वर्षों से आप उनको पढ़ते रहे। ये अर्वाचीन कवि हैं, एक बार पढ़ने से तैयार नहीं होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल पूछा गया कि चंद्रमौली इनमें से किस कृति के नायक है। 4 कृतियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही, आदर्श दंपति, दूसरी कृति आपको दिखाई दे रही उमा, तीसरा विकल्प आपके सामने है माम कीनो जीवन संघर्ष, और अंतिम विकल्प आपको दिखाई दे रहा है लक्ष्मण अभ्युदय। ठीक है, ये 4 कृतियां आपको विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर चंद्रमौली। तो यदि आप ये जानते हैं कि चंद्रमौली का नायक कौन है, यदि आप ये जानते हैं कि चंद्रमौली की नायिका कौन है, तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि इस कृति का जो सही आंसर है वो आपका उमा, क्योंकि उमा नामक कृति जो है उसका नायक जो है वो चंद्रमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीवितो अपि प्रेत भोजनम, अगला क्वेश्चन हमारा, जीवितो अपि प्रेत भोजनम के रचनाकार कौन है। जीवितो अपि प्रेत भोजनम, ठीक है। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जगदीश चंद्राचार्य, दूसरे विकल्प के रूप में आपको दिखाई दे रहे पंडित गणेश राम शर्मा, तीसरे विकल्प के रूप में आपको दिखाई दे रहे विद्याधर शास्त्री, और नेक्स्ट विकल्प हमारा अंतिम विकल्प है डॉक्टर हरिराम आचार्य। मैं बात कर रहा हूं जीवितो अपि प्रेत भोजनम। तो सवाल पैदा होता है कि जीवितो अपि प्रेत भोजनम इनमें से किसकी रचना है। तो आपको देखना है कि ये रचना है क्या, ठीक है। इसमें मृत्यु के बाद का जो भोज होता है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के भोजों की हम चर्चा करते हैं, तो मृत्यु के बाद जो भोज होता है उन्हीं भोजों की यहाँ पर, उस भोज की यहाँ पर मूल रूप से चर्चा की गई है। तो जीवित अपि प्रेत भोजनम। अब आपको सवाल पैदा करना है कि भाई ये किस रचनाकार की कृति, ऐसा किन्होंने लिखा। तो इसका सही आंसर आपको दिखाई देगा पंडित गणेश राम शर्मा, क्योंकि गणेश राम शर्मा ने इस प्रकार की कृति लिखी है जिसमें से जो उसको प्रेत भोजन बताया। और वास्तव में सच्चाई यह है कि मतलब मृत्यु के बाद का जो भोजन है वो तो प्रेतों का ही भोजन अपने आप में होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि पंडित गणेश राम शर्मा का जन्म स्थान इनमें से कौन सा। 4 विकल्प, पंडित गणेश राम शर्मा का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, और अंतिम विकल्प आपको दिखाई दे रहा है उदयपुर, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि आप पंडित गणेश राम शर्मा को जानते हैं, यदि आपने उनका जीवन परिचय पढ़ा है, यदि आप भली भांति जानते हैं कि इसका दृष्टिकोण क्या है, तो निश्चित रूप से आपको यह भी पता होगा कि पंडित गणेश राम जो शर्मा है उनका जो संबंध है वो डूंगरपुर से रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया डूंगरपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा होगा श्री कामाक्षी स्तव के रचनाकार कौन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट है, मतलब इसको आप कामाक्षी समझे, यहाँ पर कामाश्री नहीं है। श्री कामाक्षी जो स्त्रीव है उसके रचनाकार यहाँ पर पूछा गया। विभिन्न प्रकार की स्तुतियां की गई, तो यहाँ पर देवी कामाक्षी की स्तुति की गई। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्तोत्र ग्रंथ हमने यहाँ पर लिखे गए। विकल्प के रूप में आपको दिखाई दे रहे वीरागवन, रेवा प्रसाद द्विवेदी, सूर्य नारायण शास्त्री, और अंतिम विकल्प आपको दिखाई दे रहा पंडिता क्षमाराव, ठीक। तो यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है वी राघवन। वी राघवन के द्वारा विभिन्न से स्रोतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की कृतियों की रचना की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सी कृति वीर राघवन की नहीं है। सवाल रिपीट कर रहा हूं एक बार, इनमें से कौन सी कृति वीर राघवन की नहीं है। कई बार क्या होता है कि वीर राघवन की कृति नहीं है, इस नहीं पर हम गौर कर नहीं करते। तो निश्चित रूप से आपको देखना 4 विकल्प आपके सामने। नंबर 1 महात्मा, दूसरे विकल्प के रूप में श्री मीनाक्षी सुप्रभातम, सी आपको दिखाई दे रहा देववंदी वरदाज, और डी के रूप में आपको दिखाई दे रहा यात्रा विलासम।
तो इनमें से पूछा गया कि कौन सी कृति जो है वो वीर राघवन की नहीं है, तो सही आंसर इसका होगा यात्रा विलासम, क्योंकि यात्रा विलासम नामक जो कृति है वो बहुत महत्वपूर्ण कृति है। अपने यात्रा वृतांतों को यहाँ पर समेटा गया है। किनकी कृति है, निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रवेद नामक कृति के रचनाकार इनमें से कौन है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, इनमें से राष्ट्रवेद नामक कृति के रचनाकार कौन है। सवाल पूछा गया कि राष्ट्रवेद, अब ये हम देखते हैं कि राष्ट्रवेद जो है इनमें से किसके मतलब ये कृति है। नंबर 1 पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, नंबर 2 विद्याधर शास्त्री, सी के रूप में पंडित नवल किशोर कांकर और डी के रूप में हरि शास्त्री दाधीच। हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवेद, हमने पहले भी कहा कि 4 प्रकार के वेदों की हम रचना कर चुके हैं। 4 प्रकार के वेद किनके हम भली भांति जानते हैं, ठीक है। पंचम वेद के रूप में हम नाटक को स्वीकार करते हैं, नाटक इनकी रचना हम भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रवेद, तो ये जो चारों विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से यदि हम राष्ट्रवेद के रचनाकार की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका पंडित नवल किशोर कांकर, क्योंकि पंडित नवल किशोर कांकर के द्वारा राष्ट्रवेद नामक कृति को लिखा गया है, जो राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जो इनकी कृति है ये संस्कृत परंपरा में आती है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने मूल रूप से संस्कृत के उन सारे प्रश्नों को समीक्षा करने की कोशिश की, उन सारे प्रश्नों को समेटने का प्रयास किया जो निश्चित रूप से आपकी अर्वाचीन परंपरा से संबंध है। इसी प्रकार इस पूरी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।